दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड पर एक ऐसी जगह जहां मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की यूनिट 1 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को तीन चार एक बातें बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो एमजीएसयू से, या फिर अगर आप बीए बीएड कर रहे हो एमजीएसयू से, या फिर आप नॉर्मल बीएड कर रहे हो एमजीएसयू से, तो ये वीडियो आप सबके लिए काम की होने वाली है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो इन तीनों कोर्सेज के अंदर लगता है। तीनों कोर्सेज के अंदर इसके लिए 5 यूनिट्स लगाई गई हैं, और वो पांचों यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जो सिलेबस दे रखा है, वो एकदम सेम टू सेम है। तो आप इन तीनों में से किसी भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा जो सेकंड बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। देखिए, टॉपिक हिंदी में है वो सेम टॉपिक मैंने इंग्लिश में भी लिखवाया है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इससे हेल्प होने वाली है। इसके अलावा जो तीसरी बात ये है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड नाम से, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का पांचों यूनिट्स का मैटर मैं आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करवाने वाली हूँ। हर यूनिट के लिए मैं 2 लेक्चर्स लेकर आऊंगी, ताकि कम से कम टाइम में आपकी पूरी की पूरी यूनिट कवर हो सके। हर यूनिट के लिए 2 लेक्चर होंगे, ठीक है। और दोनों लेक्चर में जो पहला लेक्चर होगा वो होगा थ्योरी का, जिसके अंदर हम पूरी थ्योरी समझेंगे, और दूसरा लेक्चर जो होगा वो पीवाईक्यूज होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम पिछले सालों में इस यूनिट से क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है वो है कॉन्सेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। या सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन बनकर आ जाएगा यही कि आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट के का कॉन्सेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल सब बताना है। वो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसकी हमको ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है, कॉन्सेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन हम हिंदी में पढ़ेंगे। पूरा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्यों ज़रूरत है इसकी हमें, और ये क्यों आया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of what of human and material resources in educational institutions to achieve predetermined educational objectives effectively. It involves planning, organizing, directing, coordinating and evaluating all activities related to teaching, learning process, curriculum implementation, staff management, student welfare and institutional development. Educational administration is not merely clerical or supervisory work. It is a dynamic and purposeful process that ensures smooth functioning and continuous improvement of educational institutions. इसमें एक लाइन और ऐड करनी है जो मैं भूल गई थी ऐड करना, वो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। वेट, हाँ जी, ये लाइन भी पढ़ लीजिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशंस। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है। आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को मत देखिए, आप एक बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को देखिए। प्रशासन का काम क्या होता है। जैसे कोई भी जिला प्रशासन है, उसका काम क्या होगा। सरकार जो भी पॉलिसीज या जो भी रूल्स निकालेगी, जो भी एक्ट निकालेगी, जो भी अधिनियम, लॉज वगैरह जो भी निकलेगा, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करवाना है ना। उसके अलावा उसका क्या काम होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना। कोई भी इवेंट है, कोई भी सरकार इवेंट मतलब सरकार इवेंट करवाना चाहती है, तो उसकी प्लानिंग कौन करता है, उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, उसको डायरेक्ट कौन करता है। उसके अंदर हर इंसान के बीच में, हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो कौन तय करता है, कौन उस चीज़ का इवैल्यूएशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उसी तरीके से शिक्षा के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इवैल्यूएटिंग का काम करता है। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं।
शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में मानव और भौतिक संसाधनों से व्यवस्थित संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है। इसमें शिक्षण अधिगम, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, कर्मचारी प्रबंधन, विद्यार्थी कल्याण और संस्थागत विकास से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, आयोजन करना यानी ऑर्गेनाइज करना, निर्देशन करना यानी कि डायरेक्ट करना, समन्वय करना यानी कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के बिठा के बैठना और मूल्यांकन करना यानी कि इवैल्यूएट करना है। शैक्षिक प्रशासन केवल लिपिकीय यानी कि क्लेरिकल वर्क नहीं है और ना ही वो पर्यवेक्षण वर्क है, ठीक है, ना ही वो सुपरवाइजरी वर्क है और ना ही वो एक क्लेरिकल वर्क है। वो एक डायनामिक यानी गतिशील और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, जो शैक्षिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सुचारू संचालन और निरंतर सुधार को सुनिश्चित करता है। इसका काम क्या होता है, पॉलिसीज जैसे कोई एक्ट आया जिसके थ्रू कोई एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट आया तो क्या करता है, हमारा जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, उस एक्ट को लागू करने का पूरा प्रयास करता है। हर स्कूल के अंदर एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे जो प्रिंसिपल है, जो इंचार्ज वगैरह है ना, ये जो लोग होते हैं ना, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कोई भी अगर हमारे को गतिविधि है, कोई भी एक्टिविटी करवानी है स्कूल के अंदर, तो उसकी हम सबसे पहले ये योजना बनाते हैं, फिर उसको ये आयोजित करवाते हैं, निर्देशित करते हैं। उन सब टीचर्स के बीच में, सब स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर पेरेंट्स के बीच में समन्वय बनाने का काम करते हैं। फिर जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो उसका मूल्यांकन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे एक स्कूल के अंदर हमारे को एनुअल एग्जाम्स करवाने हैं, एनुअल एग्जाम करवाने हैं हमको, ठीक है। तो एनुअल एग्जाम को कराने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करेगा, उसकी योजना बनाएगा कि कब से कब तक एग्जाम चलेंगे, कौन सी डेट को किस क्लास का कौन सा एग्जाम करवाएंगे। जैसे मान लो डिसाइड हुआ कि 5 जनवरी से हमारे एनुअल एग्जाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 5 जनवरी से जब एनुअल एग्जाम स्टार्ट होंगे तो कौन सी क्लास का 5 जनवरी को टेस्ट, कौन सी क्लास का कौन से सब्जेक्ट का 5 जनवरी को पेपर होगा। फिर 5 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कब होना है, 2 एग्जाम्स के बीच में कितने दिनों का गैप डालना है, कितनी छुट्टियां देनी है प्रिपरेशन के लिए, वो डिसाइड करना। ये सब जो प्लानिंग होती है, ये काम किसका होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी आ सकता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया या इंचार्ज हो गए या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, कोऑर्डिनेटर्स हो गए, ये सब जो लोग होते हैं ये किस में आते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, योजना बनाने का काम करते हैं, प्लानिंग का काम करते हैं, उसके बाद आयोजित करने का काम करते हैं। जैसे अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कब एग्जाम होंगे, कौन सी डेट को एग्जाम होंगे, किस किस क्लास के एग्जाम होंगे और क्या क्या उनका सब्जेक्ट रहने वाला है। अब उसका आयोजन करवाना, 5 जनवरी के दिन कौन से क्लास में किस टीचर की ड्यूटी रहने वाली है, एज एन इन्विजिलेटर, एज एन निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक ही कहते हैं शायद, तो निरीक्षक के रूप में किसकी ड्यूटी लगने वाली है, ठीक है। तो उसका निर्धारण करना, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाना, एकदम सही ढंग से पूरे स्कूल के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उस चीज़ को, वो जो चीज़ होती है उसका आयोजन करवाना, एग्जाम का जो भी इवेंट उन्होंने सिलेक्ट किया है, जैसे हमने एनुअल एग्जाम सिलेक्ट किया है तो उसकी योजना बन गई, अब उसका आयोजन भी हो गया, उसका निर्देशन कार्य भी हो गया, ठीक है। टीचर्स को बताना कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन के अंदर, या कोई किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे रोल नंबर फिल करना है, कैसे अपनी एंट्रीज वगैरह फिल करनी है एनुअल एग्जाम की कॉपी के अंदर, तो वो सब कुछ बताना एक बच्चे को, निर्देशन करना, ये सब किसके अंदर, निर्देशन के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले योजना बनाई, फिर उन्होंने आयोजन किया, फिर निर्देशन कार्य किया। अब वो समन्वय बिठा के रखना, हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का पेपर हो चुका है, दूसरे से बातें कर रहा है, टीचर उसको डांट रहा है, नहीं, टीचर स्टूडेंट के बीच में समन्वय बना के रखना, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में समन्वय बना रहे, टीचर और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, टीचर और एक कोऑर्डिनेटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये काम होता है समन्वय कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है। उसके बाद में जैसे एग्जाम्स खत्म हो गए तो उसका मूल्यांकन कार्य करना, ठीक है, इवैल्यूएशन करना, रिजल्ट्स निकालना, उसके अलावा पीटीएम रखना, पेरेंट्स के साथ में मिलना, उनको रिजल्ट्स बताना, तो ये सारे काम क्या होते हैं, ये काम अंडर आते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। अब मूल्यांकन करना, अब जैसे एक डेडलाइन देना, जैसे प्रिंसिपल या इंचार्ज तो कॉपीज चेक नहीं करते हैं, लेकिन वो टीचर्स को डेडलाइन देते हैं कि हाँ इस तारीख तक कॉपीज चेक हो जानी चाहिए, इस तारीख को पीटीएम अरेंज करवाई जाएगी। तो ये सब कार्य कौन करता है, ये काम करता है शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फाइल वाला वर्क नहीं है कि लोग आ रहे हैं, अटेंडेंस चेक करनी है कि हाँ अटेंडेंस किस टीचर की अटेंडेंस है, किस बच्चे की अटेंडेंस नहीं है, ये काम नहीं है, सिर्फ सुपरवाइजिंग का काम नहीं है, ये एक पूरा गतिशील और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव क्या है, शैक्षिक संस्थानों के सुचारू संचालन और निरंतर सुधार को सुनिश्चित करना, ओके।
आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की तरफ। अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इट एम्स एट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ available resources to achieve educational goals with maximum efficiency and minimum wastage. वापस से ये लाइन देखेंगे, it aims at optimal utilization of available resources to achieve educational goals with maximum efficiency and minimum wastage. While educational administration emphasizes policy implementation and regulatory aspects, educational management stresses planning, decision making, leadership, innovation and accountability at institutional system levels. ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा। शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक अवधारणा है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम दक्षता और न्यूनतम अपव्यय के साथ शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जहां शैक्षिक प्रशासन नीति कार्यान्वयन और विनियामक पहलुओं पर जोर देता है, वहीं शैक्षिक प्रबंधन संस्थागत और प्रणालीगत स्तरों पर योजना, निर्णय लेना, नेतृत्व, नवाचार और जवाबदेही पर बल देता है। क्या कहना चाहता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। कोई भी पॉलिसी आई है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मान लो डीएम ने कहा कि जिले के सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी होएगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे, मान लो आज ही सुबह सुबह डीएम का आदेश आया है कि जिले के सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी होएगी। तो जो हमारा स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्या करेगा, वो हर स्टूडेंट तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास करेगा। अब तो बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, और स्कूल के अपने अपने ऐप्स होते हैं प्राइवेट स्कूल के या जो भी गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, ये सब मिलकर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हर स्टूडेंट के घर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि आज डीएम ने क्या रख दी है, छुट्टी रख दी है, तो कोई भी बच्चा स्कूल ना आए। अगर जैसे अगर कोई स्कूल खुला है, डीएम के आदेश आने के बाद भी स्कूल खुला है, तो जो भी कार्रवाई करवाई जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका काम था पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना, उसका काम था लॉज, अगर कोई भी रूल निकाला है, कोई भी आदेश मिला है उसको फॉलो करने के लिए, तो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम होता है एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो उस चीज़ को फॉलो करे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो काम किसका हो गया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसी तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन होता है, वो ये क्या काम करता है, ये काम करता है जैसे कोई टीचर है, ठीक है, वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो उस टीचर को ट्रेनिंग ढंग से दिलवाना, टीचर ट्रेनिंग करवाना उसकी, या उसकी जगह कोई अच्छा टीचर अपने स्कूल में रखना ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। ठीक है, उसका काम क्या होता है, ये लाइन जो है ना, ये सबसे इसकी मेन जो लाइन है, अगर आप ये लाइन देखोगे ना यहाँ से, इसका उद्देश्य से लेके यहाँ तक, तो ये इसकी मेन लाइन है जिसमें ही आपको इसका पूरा मतलब निकल के आ जाएगा। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम दक्षता और न्यूनतम अपव्यय के साथ शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसको ढंग से समझो, जैसे जो भी उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकती हैं और मटेरियल रिसोर्सेज भी हो सकती है। सबसे पहले तो हम इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं कि मानव संसाधन और जो हमारे भौतिक संसाधन होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर वो सब आते हैं जैसे टीचर्स हो गए, ठीक है, स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, पियोन्स, क्लर्क वगैरह, है ना, ये सब हो गए। इसके अलावा अपने जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ये आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इसके अलावा जो हमारे मटीरियल रिसोर्सेज होते हैं, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, इंक हो गया, या फिर इसके अलावा कुछ बड़ा देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मटेरियल रिसोर्सेज के अंडर आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो प्रबंधन का काम क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या होता है, उसका उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अगर कोई टीचर है, ठीक है, एक जैसे मान लो क्लास 10th है, क्लास 10th का रिजल्ट एक स्कूल के अंदर बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो मैनेजमेंट का काम क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस डिसाइड करना कि इस क्लास की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी चाहिए, ये बच्चे वीक हैं, इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए टीचर को, अच्छे से अच्छा टीचर उनको प्रोवाइड करवाना, या जो टीचर हैं ऑलरेडी उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना ताकि वो अच्छे से अच्छा अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को उन बच्चों तक पहुंचा सके। तो अधिकतम अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके
अधिकतम दक्षता यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और न्यूनतम अपव्यय यानी कि मिनिमम वेस्टेज के साथ में, कोई भी चीज वेस्ट ना हो, उसके साथ में शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये तो क्या काम था एजुकेशनल मैनेजमेंट का। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ आ गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी समझ आ गया। अब इसके बाद में आता है कि हमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर गोल ओरिएंटेड फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गोल ओरिएंटेड फंक्शनिंग। Modern education systems are complex. क्यों complex है? Because it involves large number of students, teachers, non-teaching staff, infrastructure, finance and technology. Without proper administration and management, educational goals cannot be achieved efficiently. They are essential to maintain discipline, coordination, and unity among various stakeholders. They help in effective planning of curriculum, academic schedules, examinations, co-curricular activities. Okay, administration ensures implementation of educational policies, laws, and regulations, while management promotes quality improvement, innovation, institutional growth. In a democratic and dynamic society, educational administration is needed to respond to social, economical, and technological changes. इसको हिंदी में पढ़ते हैं। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की आवश्यकता। शैक्षिक संस्थानों के लक्ष्य उन्मुख संचालन को, गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को, गोल ओरिएंटेड फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जटिल है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी, बुनियादी ढांचा, वित्त और प्रौद्योगिकी शामिल है। उचित प्रशासन और प्रबंधन के बिना शैक्षिक लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विभिन्न हितधारकों के बीच अनुशासन, समन्वय और एकता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। ये पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, शैक्षणिक समय सारिणी यानी कि एजुकेशनल टाइम शेड्यूल, परीक्षाओं और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन एंड सह पाठ्यक्रम गतिविधियां यानी को करिकुलर एक्टिविटीज की प्रभावी योजना बनाने में सहायक होते हैं। प्रशासन शैक्षिक नीतियों, कानूनों और विनियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जबकि प्रबंधन गुणवत्ता सुधार, नवाचार और संस्थागत विकास को बढ़ावा देता है। एक लोकतांत्रिक और गतिशील समाज में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान से समझना कि हमारे को इनकी ज़रूरत क्यों है। अगर कोई ढंग का हमारा कोई स्कूल है, मान लो, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं सारे, हमारा कोई स्कूल है, अगर हमारे स्कूल के अंदर ढंग के प्रिंसिपल नहीं होगा, ढंग का इंचार्ज नहीं होगा, ढंग का कोऑर्डिनेटर नहीं होगा या ढंग के एचओडी नहीं होगा, तो हमारा स्कूल ढंग से नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, हमारे स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जो स्कूल का जो हमारा जो वो है गोल है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हमारे को एक अच्छे प्रशासन की और एक अच्छे प्रबंधन की ज़रूरत है। क्योंकि प्रशासन ही वो होता है जो भी गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ निकाल रही है या एक्ट निकाल रही है, अधिनियम निकाल रही है या कानून विनियम निकाल रही है, तो उसको फॉलो करवाने के लिए स्कूल के अंदर अच्छा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा शैक्षिक प्रशासन होना चाहिए। वहीं पे अगर अच्छा प्रबंधन नहीं होगा तो भी स्कूल अच्छा नहीं चलेगा। अगर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ में चलने के लिए कि हाँ दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे स्कूल को भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे बच्चे आज की टेक्नोलॉजी से मेल खा पाएंगे, आज की टेक्नोलॉजी के बराबर चल पाएंगे। अपने स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लाना, प्रोजेक्टर्स लाना, ठीक है, कंप्यूटर्स लाना, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि बच्चों को इस नई टेक्नोलॉजी से भी अवगत करवाया जाए। किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाए, तभी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और वो प्रबंधन कहलाता है। और इसी नवाचार, इसी संस्थागत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रबंधन, अच्छे प्रबंधन की और एक अच्छे प्रशासन की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज गोल ओरिएंटेड एज ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल objectives. It is a cooperative and social process involving interaction among teachers, students, parents, administrators, and the community. It is a dynamic and flexible, adapting to changing educational needs and societal demands. Educational administration is value based as it aims at holistic development of learners rather than profit making. It is continuous and comprehensive, covering academic, administrative, financial, and co curricular aspects. It is both art and science, combining systematic procedures with human relations and leadership skills. चलिए इसको हिंदी में समझते हैं।
शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रशासन लक्ष्य उन्मुख होता है यानी गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि सभी गतिविधियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज ये करते हैं ये शैक्षिक उद्देश्य यानी कि जितने भी हमारे एजुकेशनल गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए करे जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होते हैं। यह एक सहयोगात्मक और सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रशासकों और समुदाय के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है। ये एक कोऑर्डिनेटिव सिस्टम है, ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसके अंदर सब लोग शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, अभिभावक हो गए, ठीक है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स और समुदाय यानी कि सोसाइटी के बीच परस्पर क्रिया शामिल है। इनके बीच में एक एक टाइप से इनके बीच में इंटरेक्शन जरूरी होता है। यह गतिशील और लचीला होता है जो बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं और सामाजिक मांगों के अनुरूप ढल जाता है, ठीक है। ये डायनामिक है और ये लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जैसी जैसी डिमांड्स होती जा रही हैं समाज के अंदर, जैसी जैसी नीड्स बढ़ती जा रही है, टेक्निकल नीड्स बढ़ रही हैं, ठीक है, एजुकेशनल नीड्स बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरीके से एजुकेशनल नीड्स बढ़ रही है, जिस तरीके से सोसाइटल हमारी मांगे बढ़ती जा रही हैं, उसी के अनुरूप ये ढल जाता है। इसीलिए ये एक गतिशील और लचीला प्रोसेस होता है काय का, शैक्षिक प्रशासन का। शैक्षिक प्रशासन मूल्य आधारित होता है, ठीक है, ये मूल्य आधारित होता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय शिक्षार्थियों का समग्र विकास करना है, ठीक है। यह सतत और व्यापक होता है, कंटिन्यूअस होता है और बहुत ब्रॉड होता है। इसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सह पाठ्यक्रम संबंधी पहलू शामिल होते हैं। एजुकेशनल भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है, और वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल भी, और सह पाठ्यक्रम यानी कि हमारा को करिकुलम संबंधी पहलू, सारे इसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है। ये कंटिन्यूअस और ब्रॉड है, ठीक है, सतत और व्यापक है। यह कला और विज्ञान दोनों है। अब कला कैसे और विज्ञान कैसे है? विज्ञान हमें ये बताता है कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक कोई भी चीज़ है उसको करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है, पूरा उसका प्रोसीजर होता है, राइट। तो विज्ञान हमें कहता है कि पूरा रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। कला हमें लीडरशिप सिखाती है, कला हमें ह्यूमन के साथ में इंटरेक्शन करना सिखाती है, ह्यूमन रिलेशन सिखाती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कला भी है, ये विज्ञान भी है, क्योंकि ये व्यवस्थित प्रक्रियाओं को एक मानवीय संबंध और नेतृत्व कौशल के साथ जोड़ता है, यानी कि एक ढंग से सिस्टमैटिक वे को, प्रोसीजर फॉलो करने के तरीके को मानवीय संबंधों यानी कि ह्यूमन रिलेशंस और नेतृत्व कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल्स के साथ में जोड़ता है, ठीक है। समझ आ गया कि हमारी इसकी विशेषता क्या है शैक्षिक प्रशासन की, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, हमने नीड कवर कर ली, हमने विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर कर ली हैं, राइट। ये 3 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में कौन सी चीज़ आती है, वो है अपने प्रिंसिपल्स, ठीक है, देखते हैं। Principles of educational administration and management. Educational administration is guided by certain principles to ensure effectiveness. The principle of unity of objectives emphasizes clarity of goals. The principle of coordination ensures harmony among different activities and departments. The principle of division of work promotes specialization and efficiency. यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स की बात हो चुकी है, आपने नोटिस किया हो तो। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करता है, ये गोल्स के अंदर क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हटने दो, हाँ, तो दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये काम क्या करता है, ये हार्मनी बना के रखता है, शांति बना के रखता है, किसके बीच में, पीस बना के रखता है। एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है तो उनके बीच में, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो उनके बीच में ये शांति या हार्मनी बनाने का काम करता है। फिर उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। ये क्या करता है, ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। अगर कोई इंग्लिश पढ़ाने में माहिर है, ठीक है, इंग्लिश जिसकी अच्छी है या जिसकी ग्रेजुएशन इंग्लिश में है, उस टीचर को इंग्लिश पढ़ाने का काम दिया जाएगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड है तो वो एफिशिएंटली उसको पढ़ा सकता है, ठीक है, दक्षतापूर्ण उसको वो पढ़ा सकता है। और वहीं जो मैथ्स का स्पेशलाइजर है, मतलब मैथ्स में स्पेशलिस्ट है, तो वो उसको एफिशिएंटली पढ़ा सकता है। तो ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसके अलावा कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच में, यानी कि हमारी शक्तियों और हमारी जवाबदेही के बीच में एक
वो बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमें क्या चीज़ अलाउ करता है, ये हमें नई सिचुएशंस को अडेप्ट करने के लिए अलाउ करता है। जैसे मान लो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, कोरोना के टाइम में स्कूल बंद हो गए थे, ऑफलाइन क्लासेस लगनी नहीं थी, तो अब टीचर्स को नई चीज़ अडेप्ट करनी थी, ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका अडेप्ट करना था, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ने का तरीका अडेप्ट करना था। तो जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमें क्या अलाउ करता है, नई सिचुएशंस को अडेप्ट करने में अलाउ करता है। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर जगह डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ होने लग गया है, जबकि पहले नॉर्मल व्हाइट बोर्ड का यूज़ होता था, व्हाइट बोर्ड और मार्कर का, उससे पहले ब्लैक बोर्ड का और चौक का यूज़ होता था। तो धीरे धीरे टाइम में नई नई सिचुएशन आती जाती है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, उस अकॉर्डिंगली अगर हम हमारे स्कूल को, हमारे अपने आप को, हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ों के से साथ में जोड़ते जाएंगे, तो हमारे को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है नई सिचुएशंस को अडेप्ट करने की। ठीक है। इसके बाद में 3 प्रिंसिपल्स और आते हैं। एक आता है द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो हमें पार्टिसिपेशन और शेयर डिसीजन मेकिंग के अंदर एंकरेज करता है। फिर आता है द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, जो हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करना सिखाता है। और फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, जो हमारे हमारे मोटिवेशन, मोरल और प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्टाफ पर बेस्ड होता है। तो ये जो काम होता है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स किसके हैं, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं ये सारे। ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं इनको। शैक्षिक प्रशासन कुछ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है ताकि प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत लक्ष्यों की स्पष्टता पर बल देता है कि क्या हमारा गोल क्या है, हमारा गोल जो है उस पे ये बल देता है। समन्वय का, कोऑर्डिनेशन वाला जो है प्रिंसिपल, वो विभिन्न गतिविधियों और विभागों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है। कार्य विभाजन का सिद्धांत विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत शक्ति और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखता है। फिर लचीलेपन का सिद्धांत नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का अनुमति देता है। फिर लोकतांत्रिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है, वो सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन और साझा निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प करता है। ठीक है। फिर है दक्षता और मितव्ययिता का सिद्धांत। ठीक है। वो हमें क्या करता है, संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर केंद्रित करता है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करता है। फिर है मानवीय संबंधों का सिद्धांत। ये कर्मचारियों की प्रेरणा, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी प्रेरणा, मनोबल और व्यावसायिक विकास पर बल देता है। ठीक है। तो अब हम पार्ट ए के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम पार्ट बी पे, यानी कि जो सिलेबस के अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, अब हम पॉइंट नंबर बी पे आ चुके हैं। ठीक है। पार्ट ए के अंदर जितने भी सिलेबस के अंदर पॉइंट्स थे वो सब अपन ने कवर कर लिए हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, सब सब कुछ कवर हो चुका है। ओके। वैसे ही मैनेजमेंट का भी कवर हो चुका है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझना है। अथॉरिटी का, डेलीगेशन ऑफ पावर का, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, डायरेक्शन का, कम्युनिकेशन का, यूनिटी ऑफ कमांड का और टीक्यूएम का। अपन इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। इससे ज्यादा सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाता है या फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो पूछ लेते हैं। बाकी अथॉरिटी या फिर डेलीगेशन ऑफ पावर, इनसे रिलेटेड सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि बताओ अथॉरिटी का क्या मतलब है, डेलीगेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है। और कम्युनिकेशन, डायरेक्शन से मतलब आ जाता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्शन और कम्युनिकेशन का क्या रोल है। ठीक है। टीक्यूएम का, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या रोल है। टीक्यूएम का भी क्वेश्चन आ रखा है, ये पीवाईक्यू है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन से साल में आया, तो ये भी आ रखा है। तो मतलब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे सेक्शन ए, और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन ये बन के आ सकता है सेक्शन बी में। बाकी इसके अंदर से सेक्शन सी के अंदर कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर भी पीवाईक्यू वाली जो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, उस वीडियो के अंदर मैं आपको और इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं अथॉरिटी से। Authority is the legitimate power granted to an individual to make decisions, issue orders, and enforce compliance to achieve organization goals. In educational institutions, authority flows from higher administrative levels to lower levels and is essential for maintaining order and discipline. Authority must be clearly defined and accepted by subordinates to function effectively. इसको अपन हिंदी में भी समझ लेते हैं। ओके। अधिकार, अथॉरिटी यानी कि अधिकार, क्या अधिकार है किसी के पास में, राइट। तो वो देख लेते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेने, आदेश जारी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त वैध शक्ति है। ठीक है। लेजिटिमेट पावर है। ओके। शैक्षणिक संस्थानों में अधिकार उच्च प्रशासनिक स्तरों से निम्न स्तरों तक प्रवाहित होते हैं। यानी कि जैसे भी मतलब जैसे किसी के पास में क्या राइट है, जो हायर
ऑर्डर मतलब हायर से लोअर के पास में राइट होते हैं, ठीक है? जैसे एक मान लो एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है और एक नहीं, ऐसे नहीं, एक प्रिंसिपल है, एक इंचार्ज है और एक टीचर है, ठीक है? तो जो हायर से लोअर की तरफ बह रहा है, हायर से लोअर की तरफ अधिकार जो ये हमारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है? कैसे? जो प्रिंसिपल है, उसके पास में सबसे वो हायर अथॉरिटी है, उसके पास में सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। फिर इंचार्ज है, उसके पास में टीचर से ज़्यादा होंगे लेकिन प्रिंसिपल से कम होंगे। फिर टीचर आता है, फिर टीचर के पास में अधिकार होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सॉरी एजुकेशनल लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या होता है, जो अधिकार होते हैं, वो हायर मतलब लेवल्स से लोअर लेवल्स तक बहते हैं और व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं और ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सब चीजों के लिए आवश्यक होते हैं, ये होनी चाहिए। अगर सबकी पावर सेम होएगी तो कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे पाएगा और कोई किसी को ऑर्डर ही नहीं दे पाएगा तो सब अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, कोई काम करेगा कोई नहीं करेगा। तो एक पूरा मतलब अनुशासन बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अधिकार का स्पष्ट रूप से परिभाषित होना और अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि एकदम अच्छे से काम होए किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो या फिर नॉर्मल लाइफ हो, अगर सबको पता होएगा कि किसके पास में क्या राइट है। अगर जैसे आप मान लीजिए अपने घर में ही देख लीजिए, ठीक है? पता है कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हम पापा के पास में जाएँगे, लेकिन हमें कोई पैसों से वो चीज़ से सामान खरीदना है, तो हम मम्मी के पास में जाएँगे। तो सबको पता है कि किसके पास में कौन-सा राइट है ना? तो हम उस राइट के लिए क्या करते हैं, अगर स राइट जो होंगे वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और अधीनस्थों यानी कि सबऑर्डिनेट्स के द्वारा वो स्वीकृत होते हैं, तो प्रभावी ढंग से काम होता है। ठीक है? यही था अथॉरिटी का मतलब, यही था अथॉरिटी, छोटा-सा टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर इज द प्रोसेस बाय विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन टू सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब जो अथॉरिटी थी उसके अंदर आपने एक लाइन पढ़ी होगी, मैं वापस से आपको वो लाइन दिखाती हूँ। पहले डेलीगेशन ऑफ पावर देख लो। डेलीगेशन ऑफ पावर में क्या लिखा है? डेलीगेशन ऑफ पावर इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है? और वहीं अथॉरिटी में अपने को क्या दे रखा है कि अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर। तो डेलीगेशन ऑफ पावर तो क्या है? एक प्रोसेस है, ओके? और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक पावर है, अथॉरिटी पावर है, ठीक है? ये चीज में आप कंफ्यूज मत होना। डेलीगेशन ऑफ पावर एक प्रोसेस है, अथॉरिटी अपने आप में एक पावर है, ओके? तो delegation of power is the process by which authority and responsibility are assigned to subordinates to perform specific tasks. Effective delegation enhances efficiency, develops leadership skills, and reduces workload of administrators. Delegation does not mean abdication of responsibility. The delegator remains accountable for outcomes. Essential elements of delegation include assignments of duties, granting of authority, and creation of accountability. प्रॉपर डेलीगेशन प्रमोट्स इनिशिएटिव, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ पावर को हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रत्यायोजन। अब इसके नंबर इसके नाम से ही समझ में आ रहे हैं। प्रत्यायोजन का मतलब होता है किसी को सौंपना, किसी को असाइन करना, किसी को देना, है ना? तो प्रत्यायोजन का मतलब ही देने से है। और आगे आ रहा है अधिकार, यानी कि अपने अधिकारों को देना, ठीक है? सौंपना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी और को सौंपना। अब इसको लैंग्वेज को समझते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। वही बात मैंने कही थी कि अपने काम को सौंपना। तो अब कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेसिफिक कामों को करने के लिए जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास में ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो कम अथॉरिटी यानी कि हायर लेवल के जो लोग होते हैं, वो लोअर लेवल के लोगों को क्या करते हैं? अपनी अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर सौंप देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप देते हैं। तो प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए क्या करना होता है? प्रभावी प्रत्यायोजन से कार्य कुशलता बढ़ती है, ठीक है? क्या क्या काम होते हैं इससे, मतलब क्या क्या फायदे होते हैं? तो अगर हम ढंग से अपनी पावर्स को सौंपेंगे तो कार्य कुशलता बढ़ती है, नेतृत्व कौशल विकसित होता है। अगर कोई हायर लेवल का जो लीडर है वो लोअर को अपनी सौंप रहा है, तो लोअर के अंदर नेतृत्व कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है? कार्य कुशलता बढ़ती है। हर अपने कामों को हायर लेवल ने 4 छोटे लेवल के लोगों को बता दिया, 3 लोगों को बता दिया, ठीक है? तो वो तीनों उस काम को करेंगे, राइट? तो कार्य कुशलता बढ़ती है, काम करने की कुशलता बढ़ती है और प्रशासकों का कार्यभार कम होता है। एक कोई भी काम हायर लेवल के अथॉरिटी के पास में था, उसके ऊपर से कार्यभार कम हो जाता है। प्रत्यायोजन का अर्थ उत्तरदायित्व का त्याग नहीं है। प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति परिणामों के लिए उत्तरदायित्व रहता है। अब इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाती है कि अगर हायर लेवल के बंदे ने लोअर लेवल के बंदों को अपना सारा काम सौंप दिया, तो लोअर लेवल्स के काम सौंपा गया, अब उनसे कोई गड़बड़ हो गई
तो ड्यूटी उस हायर लेवल वाले की ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही है, अकाउंटेबल वही होगा उस चीज के लिए। अब ठीक है, अगर काम अच्छा हुआ तो भी नेकनामी उसको ही मिलेगी, और अगर अब काम अच्छा नहीं हुआ तो भी जो बदनामी है वो उसको ही मिलेगी। तो उसका सारा जो श्रेय होता है वो हायर अथॉरिटी के पास में ही जाता है, ठीक है? लोअर अथॉरिटी के कोई उसमें नहीं होता। इसका प्रत्यायोजन का अर्थ उत्तरदायित्व का त्याग नहीं होता है, ठीक है? प्रत्यायोजन के आवश्यक तत्वों में कर्तव्यों का निर्धारण, अधिकार प्रदान करना और जवाबदेही का निर्माण करना शामिल है। प्रत्यायोजन के आवश्यक तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या है? कर्तव्यों का निर्धारण, कौन क्या काम करेगा, उन सब कामों को डिसाइड कर लेना। अधिकार प्रदान करना, वो काम करने के लिए किसको क्या-क्या राइट्स चाहिए वो प्रोवाइड करना। और जवाबदेही का निर्माण, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कौन अकाउंटेबल होगा, कौन जवाबदेही होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसका निर्धारण करना प्रत्यायोजन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में आता है। उचित प्रत्यायोजन से पहल, प्रेरणा और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो स्कूल का, अपन स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं कि हम स्कूल की तरफ से बात कर रहे हैं। अब हमें किसी स्कूल में XYZ स्कूल के अंदर हमको क्या करवाना है? हमको एनुअल फंक्शन करवाना है, ठीक है? हमें एनुअल फंक्शन करवाना है, तो एनुअल फंक्शन कराने का काम अकेला प्रिंसिपल तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हायर अथॉरिटी, ठीक है? प्रिंसिपल अपने काम को लोअर अथॉरिटी यानी कि टीचर्स में बांट देगा, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, ठीक है? तो ये सब कौन है? ये है लोअर अथॉरिटी। तो टीचर ने क्या प्रिंसिपल ने क्या किया? अपना काम टीचर्स के अंदर बांट दिया। कोई टीचर जो है वो ये रिकॉर्ड बनाएगा कि कौन-कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई टीचर ये रिकॉर्ड बनाएगा कि कौन-कौन सी परफॉर्मेंस होनी है स्टेज पे। कोई टीचर टेंट वगैरह का काम देखेगा, कोई टीचर बच्चों को डांस सिखाएगा, कोई टीचर बच्चों को गाना सिखाएगा। ये सब कुछ वो करते हैं। तो लेकिन अगर किसी टीचर से कोई गलती हो गई, एनुअल फंक्शन के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसकी ड्यूटी किसकी है? प्रिंसिपल की है, ना कि वो टीचर की गलती है। क्योंकि प्रिंसिपल को ही ये सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए था कि कौन-सा टीचर उस काम को करने के लिए योग्य है। तो ये होता है प्रत्यायोजन, ठीक है? ये होता है प्रत्यायोजन, यानी कि अपनी जो पावर है, पावर का डेलीगेशन करना। अब क्या, तो ये था हमारा प्रत्यायोजन, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to the concentration of decision making authority at the top level of administration. In centralized systems, policies and decisions are controlled by higher authorities, ensuring uniformity and standardization. However, excessive centralization may lead to rigidity, delay in decision making, and lack of local autonomy. चलो अब इसको हिंदी में समझते हैं। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से तात्पर्य यानी केंद्रीकरण से तात्पर्य प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति के केंद्रीकरण से है, ठीक है? केंद्रीकृत प्रणालियों में नीतियां और निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित होता है। हालांकि अत्यधिक केंद्रीकरण से कठोरता आती है, निर्णय लेने में देरी होती है और स्थानीय स्वायत्ता का अभाव हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करो। इसके कहने का मतलब यह है कि केंद्रीकरण से क्या मतलब होता है कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या होता है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो केंद्रीकृत कर दी जाती है। केंद्रीकृत कैसे कर दी जाती है? यानी कि केंद्रीकरण प्रणालियों में क्या होता है, जो हायर अथॉरिटी है, मान लो कोई भी हायर अथॉरिटी, हम एजुकेशनल फील्ड की नहीं, हम ओवरऑल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी हायर अथॉरिटी है तो इसी के पास में सारी अपने पावर है, निर्णय लेने की पावर है, पॉलिसीज की पावर है, कैसा सिस्टम चलना चाहिए, हर चीज की पावर इसी के पास में, इसी को ही सारे डिसीजन लेने हैं। तो इस जो ये प्रणाली होती है जिसके अंदर सिर्फ हायर अथॉरिटी के पास में ही सारी पावर, जितनी भी पावर्स होती है वो सिर्फ हायर अथॉरिटी के पास में होती है। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, इसको हम केंद्रीकृत प्रणाली कहते हैं, इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हायर अथॉरिटी सेंटर है तो सारी पावर्स इसी के पास में, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक रूपता आती है, एक तो यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, और एक मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन आता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, अत्यधिक केंद्रीकरण से अगर हमारा केंद्रीकरण ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो उससे कठोरता यानी कि रिजिडिटी आती है, निर्णय लेने में देरी होती है और स्थानीय स्वायत्तता का अभाव हो सकता है। इसका मतलब समझेंगे कठोरता कैसे आती है। आप एक बात बताइए, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसकी विचारधारा कैसी है? उसकी विचारधारा विचारधारा जरूरी नहीं है कि बच्चों से मेल खाती हो या बाकी स्टाफ मेंबर से मेल खाती हो। तो जो एक प्रिंसिपल है उसकी विचारधारा जैसी होगी वो वैसे ही डिसीजन लेता रहेगा केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर, केंद्रीकरण के अंदर। तो केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर एक प्रिंसिपल है, उसकी विचारधारा कैसी भी है वो वैसे ही डिसीजन लेता रहेगा, सारी पावर उसके पास में है, कौन कैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, सब कुछ वो खुद ही डिसाइड करेगा। तो उससे कठोरता आती है, रिजिडिटी होती है, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है एकदम, ठीक है।
निर्णय लेने में देरी आती है। एक प्रिंसिपल है, उसको सारे मामलों में डिसीजन लेना है। ये मामले में भी डिसीजन उसको ही लेना है, इसमें भी उसको ही लेना है, सब मामलों में उसी को डिसीजन लेना है। तो एक साथ सब पे तो नहीं ले सकता, उसको सब काम करने में टाइम लगेगा। तो निर्णय लेने में इस तरीके से देरी आती है और स्थानीय स्वायत्तता का अभाव होता है। ये मुझे भी नहीं पता, इसको समझ लेना अपने आप। लाइन है, पॉइंट है, याद कर लो। ठीक है? तो ये केंद्रीकरण हो गया, मतलब अब जो हमारा सेंट्रलाइज़ेशन था, उसका जस्ट अपोज़िट होता है डिसेंट्रलाइज़ेशन। ठीक है? तो अब हम डिसेंट्रलाइज़ेशन देख लेते हैं। Decentralization is the systematic delegation and dispersal of authority to lower levels of administration. अभी हमने क्या देखा था सेंट्रलाइजेशन के अंदर कि जितनी भी पावर थी वो सारी हायर अथॉरिटी के पास में थी। ठीक है? जितनी भी पावर थी वो एक ही बंदे के पास में थी। लेकिन डेलीगेशन के अंदर क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन हो जाएगा और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अभी अपन ने डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ा था। डेलीगेशन ऑफ पावर यानी कि अपनी पावर को सौंप देना, प्रत्यायोजन कर देना, पावर को किसी और को सौंप देना। छोटे हायर टू लोअर अपन अगर अपनी पावर सौंप देते हैं तो वो चीज थी डेलीगेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डेलीगेशन और डिस्पर्सल होता है अथॉरिटी के अंदर लोअर लेवल्स के लिए। ठीक है, अपनी पावर्स को हायर अथॉरिटी के लोग क्या करते हैं, लोअर अथॉरिटी के लोग को ट्रांसफर कर देते हैं। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, लोकल पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्पेसिफिक नीड्स। In education, decentralized empowers institutions, teachers, and local bodies, leading to innovation and accountability. A balanced approach between centralization and decentralization is considered ideal. अब इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, ठीक है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासनिक स्तर पर निचले स्तरों को अधिकार सौंपना और वितरित करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जो कि हायर अथॉरिटी वाली लेवल है, वो निचले स्तरों को अपना अधिकार सौंप दे। ठीक है, वो विकेंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण क्या था? सेंटर के अंदर सारी पावर होना। ठीक है, सेंट्रलाइज हो जाना, एक ही इंसान के पास में सारी पावर हो। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर को सौंप देना। इसको इस डायग्राम से याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण समझ में आ गया। यह लचीलापन बढ़ाता है, ठीक है, स्थानीय भागीदारी बढ़ाता है, विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण संस्थानों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है, जिससे नवाचार और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
चलिए अब अपन देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। यानी कि हर एक सबऑर्डिनेट को यानी लोअर अथॉरिटी के मेंबर को सिर्फ एक ही हायर अथॉरिटी के मेंबर से ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए। इससे क्या होता है? दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। In educational institutions, unity of command ensures clarity in roles and accountability, leading to smooth functioning and discipline. इस बात को आप ध्यान से समझने का ट्राई करिए कि जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है या स्कूल है, ठीक है? उसके अंदर लोअर अथॉरिटी के मेंबर्स तो कितने सारे होंगे, है ना? बहुत सारे लोग होंगे जो लोअर अथॉरिटी के होंगे, लेकिन हायर अथॉरिटी के मेंबर कुछ 2-3 ही होंगे। 2-3 हायर अथॉरिटी के मेंबर होंगे और 8-9 लोअर अथॉरिटी के मेंबर होंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक लोअर अथॉरिटी मेंबर को सिर्फ एक ही हायर अथॉरिटी के मेंबर से ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक लोअर अथॉरिटी के मेंबर को बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुपीरियर लोग, बहुत सारे हायर अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लोअर अथॉरिटी वाला है, ये तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना कि मैं इसका ऑर्डर फॉलो करूँ, इसका ऑर्डर फॉलो करूँ या इसका ऑर्डर फॉलो करूँ। इससे इन सबकी ड्यूटीज़ इसके पास में आ जाएगी। चलो कन्फ्यूजन को एक साइड में रखते हैं। इससे सारी ड्यूटीज़ भी उसके पास में आ जाएगी, ठीक है? फिर इससे उसकी इनके आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो यानी कि एक लोअर अथॉरिटी के मेंबर को अगर एक ही हायर अथॉरिटी के मेंबर से ऑर्डर्स रिसीव होंगे, तो उससे कन्फ्यूजन्स अवॉइड होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई झगड़े अवॉइड होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन अवॉइड होगा, ठीक है? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर्स क्लैरिटी इन रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अब उनको उनके रोल्स पता चल जाएंगे कि हाँ, उनको क्या करना है, जवाबदेहिता उनकी क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी उसके अंदर उनको। जिससे क्या होगा? जिससे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्मूथली फंक्शन करेगा और डिसिप्लिन के साथ में फंक्शन कर सकेगा। इसको हिंदी में समझते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। इससे भ्रम, संघर्ष और उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता है। शैक्षणिक संस्थानों में आदेश की एकता भूमिकाओं और जवाबदेही में स्पष्टता सुनिश्चित करती है, जिससे सुचारू संचालन और अनुशासन बना रहता है। ठीक है? तो ये होता है आदेश की एकता। इसके बाद में अपन आ जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे, टीक्यूएम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है, मुझे एकदम अच्छे से याद है, ठीक है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। तो ये जो मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन आया ना, तो यहाँ तक जो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ये ओवरऑल दे रखी है, हर फील्ड के लिए दे रखी है, ठीक है? कुछ स्पेसिफिकली एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है? बहुत ही व्यापक अप्रोच है मैनेजमेंट की, ठीक है? जो कि लगातार सुधार और ग्राहक की संतुष्टिता जो होता है, सेटिस्फैक्शन होती है, उस पर फोकस होती है, इंस्टीट्यूशन का एक्सीलेंस हो, उस बात पर ये फोकस करती है। इन एजुकेशन, अब यहाँ तक तो ओवरऑल थी, अब यहाँ से एजुकेशन के अकॉर्डिंग आएगी कि इन एजुकेशन टीक्यूएम एम्फसाइजेस क्वालिटी टीचिंग, यानी कि कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम उसके अंदर क्या इंप्रूव करेंगे? क्वालिटी टीचिंग इंप्रूव करेंगे, ठीक है? इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव करेंगे, स्टाफ का डेवलपमेंट इंप्रूव करेंगे और स्टेक होल्डर की सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन को मैनेज करेंगे, ठीक है? टीक्यूएम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स सच एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, वही लगातार सुधार, टीम वर्क, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है? इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिटी बढ़े, उस काम में वो पार्टिसिपेट करने के लिए हर मेंबर को एनकरेज करेंगी, ठीक है? ये तो था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंग्लिश। अब अपन इसको हिंदी में देख लेते हैं। टीक्यूएम यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी है, ठीक है? अप्रोच है, जो निरंतर सुधार, ग्राहक संतुष्टि और संस्थागत उत्कृष्टता पर केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में टीक्यूएम